हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। क्वीन इन ब्लैक इवेंट फाइनली आ चुका है। मार्वल कॉमिक्स का ये एपिक कॉमिक इवेंट अब शुरू हो चुका है और हम कवर करने वाले हैं क्वीन इन ब्लैक के हर सिंगल कॉमिक। तो अगर आप पूरी इवेंट की स्टोरी को स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करना चाहते हो तो स्टे ट्यून। लेकिन पहले चलिए क्विकली रिकैप करते हैं कि अब तक क्या कुछ हो चुका है और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि अब कहानी होने वाली है और भी धमाकेदार। नल के 5th इशू में नल गॉड ऑफ लाइट बन चुका था और अपनी नए आर्मी के साथ अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। वही हेला नल के पावर्स हासिल करके क्वीन इन ब्लैक बन चुकी थी और अब वो भी अर्थ पर अपना अगला दांव चलने जा रही थी। यही से क्वीन इन ब्लैक की कहानी स्टार्ट होती है। एक अनजान प्लेनेट पर नल अपने नई लाइट पावर्स को आजमा रहा है। डार्कनेस को छोड़ने के बाद भी उसका मकसद नहीं बदला। वो एटर्निटी की रोशनी का इस्तेमाल करके पूरे यूनिवर्स को दोबारा वॉइड में मिला देना चाहता है। इसीलिए वो अपनी नई सिम्बियोट आर्मी बनाना शुरू कर देता है। इस बार वो पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहता। उसके नए सिम्बियोट्स को ना किसी होश की ज़रूरत है, ना उनके अपनी कॉन्शियसनेस या मोरालिटी है। पुराने सिम्बियोट्स की तरह उनके अंदर इंडिविजुअलिटी पैदा होने का मौका ही नहीं होगा और इसीलिए नल के खिलाफ बगावत का भी नहीं। एक क्रिस्टल लाइट फोर्स से बनता है और ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। उसमें से रोशनी उभरकर धीरे धीरे एक नई लिविंग क्रिएचर का रूप देती है, एक क्रिस्टलाइन विंग्ड सिम्बियोट जो हार्ड लाइट से बना है। नल अपनी क्रिएशन से खुश होता है और इन नए सर्वेंट्स को सिराफिम का नाम देता है। उसे यकीन है कि इनके साथ वो एक ऐसी आर्मी बना सकता है जो उसके पुराने क्रिएशन से कई ज़्यादा ओबीडियंट और डेंजरस होगी। लेकिन नल की आर्मी सिर्फ उसी की नज़र में नहीं है। दूर हेला और टियर एक स्क्राइंग ऑर्ब के जरिए उसकी तरफ देख रहे हैं। टियर मानता है कि एक फ़ायदा अब भी उनके पास है। नल एसगार्डियन मैजिक के लिए वल्नरेबल है, इसीलिए हेला अभी भी उस पर नज़र रख सकती है। लेकिन उनके असली स्ट्रैटेजी उल्टा पड़ चुकी है। नल को लाइट में ढकेलकर उसके डार्क पावर्स छीनने का प्लान उसे और कमज़ोर करने के बजाय और ताकतवर बना गया। उसने लाइट को अपना लिया है और अब उसी से अपने नए कंस्ट्रक्ट्स बना रहा है। टेयर को डर है कि अगर नल इसी तरह अपनी हार्ड लाइट की आर्मी खड़ी करता रहा तो उन्हें उसके मुकाबले के लिए कुछ और चाहिए होगा। हेला इसे अपनी स्ट्रेंथ पर सवाल समझकर उसे याद दिलाती है कि उसके पास हेलगार्ड, सिम्बियोट लेजेंड्स और अपने खुद की मैजिक है। लेकिन उसके बाद से एक और चीज़ सामने आती है। हेला पहले ही नल को हराने का अपना असली तरीका तैयार कर चुकी है। उसका वेपन कोई नई आर्मी नहीं है, अर्थ खुद उसका वेपन है। और अब हेला अपनी सेना के साथ उस वेपन को हासिल करने के लिए अर्थ पर वॉर शुरू करने वाली है। लेकिन अर्थ पर हीरोज को अभी तक इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था। डेथ स्पाइरल के बाद एमजे और वेनम का बॉन्ड एक मजबूरी से बढ़कर एक जेन्युइन पार्टनरशिप बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था और फाइनली कंप्लीटली बॉन्ड हो गए थे। इसी दौरान वेनम 250 और 259 में कैप्टन अलायंस स्पेस में होने वाले सिम्बियोटिक कॉन्क्वेस्ट को ट्रेस करते हुए एमजे तक पहुंचकर उसे नल की वापसी की वार्निंग देता है। एमजे के पास अब इस वार्निंग को इग्नोर करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एवेंजर्स को उसकी बात पर भरोसा कैसे होता। इसीलिए जब वो टोनी स्टार्क तक पहुंचती है, एमजे अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है कि वही वेनम की होस्ट है। टोनी के लिए ये रिवील खबर से ज्यादा एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। फिर भी इसी वजह से एमजे की वार्निंग को इग्नोर करना मुमकिन नहीं रहता। नल वापस आ चुका है और एमजे उस खतरे के बारे में अंदर से जानती है। टोनी को यह बात आसानी से हजम नहीं होती। वेनम का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से टोनी श्योर नहीं है कि सिर्फ एमजे के अच्छे इन्फ्लुएंस से सिम्बियोट पर भरोसा किया जा सकता है। फ्लैश थॉम्पसन, जो खुद कभी वेनम का होस्ट रह चुका है, टोनी को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि सिम्बियोट के साथ उसका रिश्ता भी वक्त के साथ बदला था और दोनों ने एक दूसरे से सीखा था। एमजे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पीटर इस बात को लेकर और भी ज्यादा कॉशियस है। एमजे पर उसे पूरा भरोसा है, लेकिन वेनम को लेकर उसके पुराने जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। इसीलिए
वो सीधे यकीन दिलाने के बजाय साफ करता है कि वो काफी समय से इन पर नजर रखे है और अब तक उसने कुछ ऐसा खतरा नोटिस नहीं किया है। एमजे को डर है अगर उसकी आइडेंटिटी सामने आ गई तो वेनम होने की वजह से उसका अरेस्ट होना या सिम्बियोट को अलग करने की कोशिश में उसकी जान जाना दोनों मुमकिन है। इसलिए अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो वो चाहती है कि डिलन ब्रॉक की हिफाजत की गारंटी हो, खासकर जब एडी ब्रॉक खुद पिक्चर में नहीं है। टोनी आखिरकार इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसी वक्त एक और सरप्राइज सामने आ जाता है। तभी सबके बीच में एक शॉकिंग चीज रिवील होती है। उनके बीच फ्लैश और टॉक्सिन में से टॉक्सिन और कोई नहीं बल्कि डिलन है। पीटर को तुरंत एहसास होता है कि उसकी डिलन पर नजर रखने की जिम्मेदारी कितनी बुरी तरह फेल हुई है, जबकि टोनी फैसला करता है कि डिलन को बैटलफील्ड से दूर रहना चाहिए। टॉक्सिन जैसे पावरफुल सिम्बियोट को डिलन के साथ देखकर टोनी को उसकी स्ट्रेंथ जरूर समझ आती है, लेकिन वो उसे बिना प्रोटेक्शन के वॉर में भेजने का रिस्क नहीं लेना चाहता। पीटर को अर्थ पर मौजूद एलाइड सिम्बियोट्स और दूसरे सिम्बियोट्स पर नजर रखने की जिम्मेदारी देकर टोनी वॉर रूम की तरफ बढ़ता है। ये काम असल में फ्लैश थॉमसन संभालता था, लेकिन टोनी के पास फ्लैश के लिए कुछ और प्लान है। नल की वापसी को वो किसी नॉर्मल सुपर हीरो मिशन की तरह नहीं देख रहा, क्योंकि पिछली बार नल को रोकने के लिए अर्थ के लगभग सारे बड़े हीरोज एक साथ आए थे, फिर भी उसकी आर्मी ने दुनिया को कुछ ही वक्त में डार्कनेस से ढक दिया था। इस बार टोनी अवेंजर्स मैंशन में सारे हीरोज और अलाइड टीम्स को एक जगह जमा करता है। फैंटास्टिक फोर रिमोटली मीटिंग में शामिल होते हैं और टोनी सीधे सिचुएशन पर आता है। उनके पास नल की वापसी की खबर है, लेकिन अभी तक एक बेसिक सवाल का जवाब नहीं है। अगर नल वाकई लौट आया है तो उसका अगला मूव क्या है? इसीलिए कैप्टन अलायंस को सबके सामने लाया जाता है। स्क्रल सुपर सोल्जर को देखते ही स्पाइडरमैन उसकी कैप्टन अमेरिका से मिलती जुलती अपीयरेंस पर मजाक कर देता है, लेकिन उसके बाद वही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उठाता है। अगर नल वापस आ चुका है तो फिर अब तक अर्थ पर इतनी खामोशी क्यों है? नल पहले कभी चुप रहने वाला दुश्मन नहीं रहा। कैप्टन अलायंस बताता है कि इस बार नल ने अपना तरीका बदल दिया है। यूनिवर्स में मची पॉलिटिकल और सोशल अपवील के बीच उसका इन्फ्लुएंस एक कल्ट के जरिए धीरे धीरे फैल रहा है। क्रीस्क्रल अलायंस के टूटने और दूसरी बड़ी अपवील्स के बाद बहुत से लोग अपने आप को अकेला और बेघर महसूस कर रहे हैं। नल का कल्ट उन्हें कम्युनिटी, बिलोंगिंग और किसी बड़े पर्पस का एहसास देता है और फिर उसी कनेक्शन को हेट्रेड में बदल देता है। ये सिर्फ एक आर्मी बनाने का तरीका नहीं है, नल लोगों के अंदर की कमजोरी को अपने वेपन में बदल रहा है। कैप्टन अमेरिका इस अप्रोच को तुरंत समझ लेता है। उसके लिए आजादी का मतलब सिर्फ अपने फैसले करना नहीं, बल्कि उन फैसलों की जिम्मेदारी लेना भी है। लेकिन स्टीव के दिमाग में एक बात बार बार आ रही है, यह नल जैसा नहीं लग रहा। पिछली बार नल ने कुछ छुपाया नहीं था, उसने अपनी पूरी ताकत एक साथ अर्थ पर उतार दी थी। सिम्बियोट ड्रैगन्स और उसकी बाकी फोर्सेस ने दुनिया को एक ही वेव में डार्कनेस से भर दिया था और उसी अटैक में सेंट्री जैसे पावर हाउस को भी 2 हिस्सों में चीर दिया था। नल को अपनी ताकत पर हमेशा से इतना घमंड रहा है कि वो प्लानिंग या डिसेप्शन के बजाय सीधा ओवरवेलमिंग फोर्स पर भरोसा करता था। इसलिए स्टीव को ये यकीन करना मुश्किल है कि वही नल अब इतना कैलकुलेटेड और पेशेंट हो गया है। वांडा इस कॉन्ट्राडिक्शन को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है। सॉर्सरर सुप्रीम के रूप में वो आई ऑफ एगामेटो की मदद से थ्रोन तक पहुंच सकती है। किंग इन ब्लैक का रोल रियलिटी के मैकेनिज्म्स का हिस्सा है। चाहे नल उस रोल पर बैठा हो या नहीं, उसका कनेक्शन अब भी बना हुआ है और उस कनेक्शन तक पहुंचने के लिए वांडा को एक कैटलिस्ट चाहिए। एमजे का वेनम सिम्बियोट। सिम्बियोट नल के हाइव से अलग हो चुका है, लेकिन उसका पुराना कनेक्शन अब भी जिंदा है। इसी सेपरेशन को वांडा मैजिकल इंसुलेशन की तरह यूज करती है ताकि वो पास्ट लिंक तक पहुंच सके, बिना प्रेजेंट नल के उस कनेक्शन को अपने खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका दिए। स्पेल शुरू होता है और सभी हीरोज के सामने थ्रोन का कनेक्शन खुलने लगता है, लेकिन वहां नल नहीं है। उसकी जगह जो चेहरा सामने आता है वो हेला का है।
और इससे पहले कि वांडा उस विजन को प्रॉपरली समझ सके, हेला भी उन्हें देख लेती है। वो तुरंत अपने मैजिक से स्पेल पर काउंटर अटैक करती है। वांडा का एगामोटो पावर्ड विजन एक ही झटके में तोड़ दिया जाता है और बैकलैश पूरे रूम को हिला देता है। इतनी आसानी से वांडा का स्पेल तोड़ देना खुद में एक वार्निंग है। हीरोज को अब पहली बार समझ आता है कि थ्रोन पर बैठी हुई एंटिटी नल नहीं है। स्टीव का डाउट भी सही साबित होता है। किंग इन ब्लैक की जगह अब क्वीन इन ब्लैक है। लेकिन कैप्टन अलायंस के लिए यह जवाब और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। उसने स्पेस में जिन सिम्बियोट्स का सामना किया था, उनके बिहेवियर से यही लगा था कि नल वापस आ चुका है। अगर थ्रोन पर नल नहीं है तो फिर सिम्बियोट्स को कौन कमांड कर रहा है? तब बेटा रेबिल आगे बढ़ता है। वो उस नाम को पहचान लेता है, हेला, गॉडेस ऑफ डेथ और हेल की रूलर। एक ऐसी एसगार्डियन शक्ति जो पहले भी एसगार्ड को चैलेंज कर चुकी है। लेकिन बाकी हीरोज के लिए हेला सिर्फ एक अनजान मिथ है। हरक्यूलस तो बिल की बात को सीधे चैलेंज करता है। अगर नॉर्स गॉड्स वाकई एग्जिस्ट करते थे तो ओलंपियंस को भी उनके बारे में पता क्यों नहीं चला? बिल तभी उन्हें उस सच का सामना कराता है जो अर्थ खुद भूल चुका है। थॉर की मौत और लोकी के किए गए स्पेल के बाद मिडगार्ड का कनेक्शन एसगार्ड और बाकी रियाम से टूट गया था। सिर्फ रास्ते ही बंद नहीं हुए, सारे रियाम्स के लोगों की यादों से भी एसगार्ड, उनके गॉड्स और उनकी दुनिया का निशान मिटा दिया गया। लेकिन बिल को याद है और अब उसे ये भी पता है कि हेला सिर्फ किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बनकर नहीं लौटी, वो अर्थ पर मौजूद है। नल के पावर्स उसके पास है और उसने अपनी कॉन्क्वेस्ट शुरू कर दी है। बिल एवेंजर्स को एक सिंपल वार्निंग देता है, हेला को अंडर एस्टिमेट करना उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। एवेंजर्स उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हेला के सामने खड़े होने का फैसला करते ही एक और भी अनसेटलिंग सवाल सामने आ जाता है। अगर हेला ने नल की जगह किंग इन ब्लैक की पावर ले ली है तो नल खुद कौन है? और अगर नल अब किंग इन ब्लैक नहीं रहा तो क्या इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत कम हो गई है? या फिर सबसे बुरा सच ये है कि नल पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो चुका है? जब एवेंजर्स अर्थ पर हेला के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे होते हैं, तब यूनिवर्स के दूसरे कोने में नल अपनी नई दुनिया खड़ी कर रहा होता है। उसका नया महल उसकी पुरानी किंगडम से बिल्कुल अलग है। डार्कनेस और लिविंग वॉइड की जगह हर तरफ क्रिस्टलाइन लाइट है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ बाहरी है। नल के लिए क्रिएशन अब भी एक गलती है और एग्जिस्टेंस उसका दुश्मन। फर्क बस इतना है कि अब उसके पास उस एग्जिस्टेंस को मिटाने के लिए लाइट की ताकत है। हर गुजरते घंटे के साथ नल अपनी नई पावर को और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रहा है। वो लाइट को शेप दे सकता है, उसे स्ट्रक्चर्स और नए सिराफिम आर्मी क्रिएट कर सकता है। वो अपने नए सिराफिम्स को ऑब्लिवियन के बारे में बताता है, फिर कुछ पल के लिए सोचता है कि वो अपनी इस क्रिएशन को भी खत्म कर देगा। लेकिन तभी उसके सामने एक और पुराना दुश्मन आ जाता है, नोवा। वो भी कैप्टन अलायंस की तरह स्पेस में होने वाले सिम्बियोट गतिविधियों को ट्रेस कर रहा था, जिसका कॉज नल को मानते हुए वो सीधे उसे कन्फ्रंट करने के लिए यहाँ आ चुका है। रिचर्ड राइडर नल के सामने अकेले खड़ा है। नल उसे तुरंत पहचान लेता है। नोवा उन्हीं हीरोज में से था जिन्होंने स्पार्टैक्स पर सिम्बियोट ड्रैगन के खिलाफ फाइट की थी, और अब वो दोबारा उसके सामने है, इस बार बिना किसी आर्मी के। नोवा भी जानता है कि सीधे नल पर अटैक करना सुसाइड हो सकता है, इसलिए वर्ल्ड माइंड के साथ मिलकर वो नल को ग्रेविमेट्रिक फील्ड में ट्रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन सोल सिस्टम के इतने करीब ब्लैक होल बनाना अर्थ के लिए भी तबाही ला सकता है, इसीलिए नोवा को अपनी रॉ पावर पर ही भरोसा करना पड़ता है। वो नोवा फोर्स को अपनी नॉर्मल लिमिट से बहुत ज्यादा आगे पुश करता है और नल पर एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट छोड़ देता है। लेकिन जब रोशनी का स्टॉर्म खत्म होता है, नल वही खड़ा मिलता है, बिल्कुल बेअसर। वो नोवा को समझाता है कि उसने अपने ओपोनेंट के खिलाफ बिल्कुल गलत वेपन यूज किया है। नोवा फोर्स चाहे कितना भी पावरफुल हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का ही एक फॉर्म है, और नल अब लाइट को सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, वो खुद उसका गॉड बन चुका है। इसीलिए जो अटैक किसी और एनिमी को मिटा सकता था,
वो नल के लिए कुछ भी नहीं है। नोवा तुरंत वर्ल्ड माइंड को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी नल की पावर्स का बस एक फ्रैक्शन ही नोवा को डिसइंटीग्रेट करने के लिए काफी था। वो तुरंत नोवा पर टूट पड़ता है और रिचर्ड राइडर पल भर में उसकी नजरों से गायब हो जाता है। नल के लिए ये बस एक और विक्ट्री नहीं, वो इसे जेंडर के बचे कुचे वजूद के अंत के रूप में देखता है। नोवा उन चंद लोगों में से था जो उसके पहले इन्वेजन के बाद भी उसे बचकर निकले थे, और अब नल को लगता है कि उसे जेंडर के अंतिम निशान को भी मिटा दिया है। उसकी नजर अब अपने मेन टारगेट पर है, अर्थ, और अर्थ के साथ उस इंसान पर भी जिसे नल अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक मानता है, एडी ब्रॉक। नल के लिए यूनिवर्स को दोबारा वॉइड में लौटने का सफर अब और तेज हो चुका है। नल को अर्थ के बिल्कुल करीब देखने के बाद हेला के पास इंतजार करने का कोई रीजन नहीं रहता। वो टीयर को अर्थ पर इन्वेजन शुरू करने का हुक्म देती है और सिम्बियोट अलायंस की पूरी आर्मी अलग अलग रीजन्स में डिवाइड होकर दुनिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर उतर जाती है। रिजेलियंस को इजिप्ट भेजा जाता है, स्क्रल्स यूरोप में फैलने लगते हैं, मेंटेलेरोनाइट्स जापान पर हमला कर देते हैं, चितौरी ब्रिटेन को टारगेट करते हैं और क्री फोर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स में उतरती है। हेला की आर्मी में पहले एक दूसरे के दुश्मन रह चुकी कई एलियन रेसेस भी शामिल है, लेकिन अब सब एक ही पर्पस के लिए लड़ रहे हैं, क्वीन इन ब्लैक की कॉन्क्वेस्ट। न्यूयॉर्क में क्री सबसे पहले सिविलियंस को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देते हैं और टाइम स्क्वायर को अपना बैटलफील्ड बना देते हैं। उनका इरादा सिर्फ एरिया कैप्चर करने का नहीं, बल्कि अपने ऑल पर्पस पावर टूल को एक्टिवेट करके क्री टेक्नोलॉजी को सिम्बियोट मैटर के साथ कंबाइन करना है। लेकिन उनके सामने स्पाइडरमैन और अर्थ के एलाइड सिम्बियोट्स आ जाते हैं। एमजे, फ्लैश, डिलन और उनके साथी क्री फोर्सेस को रोकने में जुट जाते हैं। इसी फाइट के दौरान उन्हें पता चलता है कि ऑल पर्पस पावर टूल आर्म वेपन नहीं है, ये एक सेल्फ कंस्ट्रक्टिंग क्री सिस्टम है जो एक्टिवेट होने के बाद अवेलेबल मटेरियल को कंज्यूम करके अपने लिए जरूरी टेक्नोलॉजी बना सकता है। अगर क्री इस सिम्बियोट मैटर के साथ कंबाइन कर देते हैं तो सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। एमजे भी अपनी सिम्बियोट पावर का पूरा इस्तेमाल करती है और बैटलफील्ड के हिसाब से अपना बल्कि फॉर्म वापस लाती है। क्री सोल्जर्स उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेनम का नया कंट्रोल और सिम्बियोट के एबिलिटीज उनके लिए लगातार सरप्राइजेस साबित होती है। एक अटैक में एमजे का असली हेड बच जाता है क्योंकि सिम्बियोट उसके लिए डिकॉय हेड बना देता है, और फाइट के बीच ही क्लियर हो जाता है कि नल की आर्मी को अंडर एस्टिमेट करना जितना खतरनाक है उतना ही वेनम को अंडर एस्टिमेट करना भी। इसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में इजिप्ट में रिजेलियन अपना खुद का प्लान आगे बढ़ा रही होती है। उन्होंने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को टेराफॉर्म करने के लिए एक मैसिव स्टेशन में बदल दिया है, जिसका मकसद अर्थ के एक बड़े हिस्से को सिम्बियोट ब्रीडिंग ग्राउंड में कन्वर्ट करना है। उन्हें लगता है कि उनके टेक्नोलॉजी और फोर्स शील्ड को अर्थ की कन्वेंशनल फोर्सेस तोड़ ही नहीं सकती। फिर वहां वांडा पहुंचती है। स्कारलेट विच अपने मैजिक से उनका शील्ड गिरा देती है और रिजेलियंस को समझ आ जाता है कि उनका टेक्नोलॉजी एडवांटेज अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम के सामने उतना काम नहीं करेगा। लेकिन उनका मेन टेराफॉर्मिंग स्टेशन अब भी ऑपरेशनल है और वो उसे तोड़ने में देर करने का रिस्क नहीं ले सकते। वांडा इसीलिए विजन को यूज करती है। विजन ऑर्बिट से अपनी डेंसिटी को इतना बढ़ा लेता है कि उसका बॉडी मास एक डिवास्टेटिंग प्रोजेक्टाइल की तरह काम करता है। वो सीधा एटमॉस्फेयर के पार से नीचे आ जाता है और अपने इम्पैक्ट से रिजेलियन टेराफॉर्मिंग स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये सिर्फ एक बैटलफील्ड है। टोनी के सामने पूरी दुनिया का मैप है और उस पर एक के बाद एक अटैक पॉइंट्स खुल रहे हैं। एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स सब अपनी जगह लगे हुए हैं, लेकिन ग्लोबल असॉल्ट इतना बड़ा है कि हीरोज हर जगह एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। टोनी समझ रहा है कि सिर्फ डिफेंस खेलते रहना काफी नहीं होगा। अगर हेला एक और टेराफॉर्मिंग स्टेशन एस्टेब्लिश कर देती है तो अगला टारगेट एक और सिटी या एक और कंट्री हो सकता है। और इसी प्रेशर में टोनी फ्रस्ट्रेशन में नल की वापसी को लेकर एक बिटर रिमार्क कर देता है। लेकिन रीड रिचर्ड्स
तुरंत उसे याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बुरी चीज वही होती है जिसे हम गुस्से में होने की दुआ समझकर मांग लेते हैं। टोनी को अभी पता नहीं कि उसकी बात कितनी जल्दी सच होने वाली है, क्योंकि अब हेला और नल दोनों की आर्मी इस अर्थ को एक साथ घेर चुकी है। बैक्स्टर बिल्डिंग में नोवा जिंदा पहुंच चुका है। नल के फाइनल अटैक से ठीक एक पल पहले रिचर्ड ने वार्म होल खोलकर खुद को सोल सिस्टम के दूसरे हिस्से में टेलीपोर्ट कर लिया था और वहां से सीधा फैंटास्टिक फोर के पास आ गया। लेकिन बच निकलने की कीमत उसके नोवा फोर्स ने चुकाई है। उसके एनर्जी पैक्स ऑलमोस्ट बर्नआउट हो चुके हैं और उसके पास सिर्फ 27% पावर बची है। अगर वो बिल्कुल खत्म हो गया तो जेंडर की बची हुई सिविलाइजेशन से जुड़ी उसकी फाइनल कनेक्शन भी खतरे में पड़ जाएगी। रीड रिचर्ड्स नोवा को टोनी से कनेक्ट करता है और रिचर्ड उसे बताता है कि उनका सामना अब उस नल से नहीं है जिसे वो पहले जानते थे। नल के पास लाइट पर कंट्रोल आ चुका है और वो इसी पावर से लिविंग हार्डलाइट सिम्बियोट्स बना रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव भी नहीं बदला, क्रिएशन को खत्म करके यूनिवर्स को वॉइड में लौटा देना। अब वो सोल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन रीड एक और रिविलेशन देता है। नल किंग इन ब्लैक नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थ्रोन खाली है। क्वीन इन ब्लैक हेला उसकी जगह ले चुकी है और नल के पावर्स के साथ साथ उसकी अपनी आर्मी और कॉन्क्वेस्ट का प्लान भी है। इसी बीच अर्थ पर हेला अपनी इन्वेजन की दूसरी वेव लॉन्च कर देती है। पहली वेव ने अलग अलग कंट्रीज को बैटलफील्ड बना दिया था। अब ड्रॉप पॉड्स और वेपन्स के जरिए वो रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ओवरवेल्म करना चाहती है। न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन और अलाइड हीरोज इनकमिंग पॉड्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ जाता है कि ये उनके अब तक की फाइट से काफी बड़ा ऑपरेशन है। तभी केबल बैटलफील्ड में आता है और इनकमिंग पॉड्स को हैवी वेपन से उड़ा देता है। स्पाइडरमैन को उसका सीधा लेथल अप्रोच पसंद नहीं आता, क्योंकि उन पॉड्स में लिविंग सोल्जर्स भी है। लेकिन केबल के लिए ये वॉर है और हर सेकेंड में ज्यादा फोर्सेस अर्थ पर उतर रही है। इसी दौरान वो फ्लैश थॉमसन को ग्राउंड बैटल से हटाकर टोनी के स्पेशल टीम में भेजने का फैसला सुनाता है। स्टार्क और केबल एक नया मिशन तैयार कर रहे हैं, डिफेंडर्स ऑफ लाइट एंड डार्क, जो सीधा एनिमी की सोर्स तक जाएगी। लेकिन न्यूयॉर्क में बैटल खत्म नहीं होती। पर्पल ड्रॉप पॉड्स का एक ग्रुप हीरोज के सामने गिरता है। स्पाइडरमैन को तुरंत कुछ गलत महसूस होता है और उसका स्पाइडर सेंस वार्निंग देने लगता है। पॉड्स आसमान से आए जरूर है, लेकिन असल अटैक उनके नीचे से होता है। जमीन फट जाती है और मैसिव स्क्रल सिम्बियोट्स बाहर निकल आते हैं। स्क्रल्स की शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज और सिम्बियोट पावर्स के कॉम्बिनेशन से सिचुएशन और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। कुछ एनिमीज अपने साइज और फॉर्म बदलकर जायंट कॉम्बैट्स बन जाते हैं, जबकि दूसरे इतने छोटे और फास्ट हो सकते हैं कि स्पाइडरमैन के लिए उन्हें कैप्चर करना भी मुश्किल पड़ता है। इसी केओस के बीच एक और पॉड एक्टिवेट होने लगता है। हीरोज तब समझते हैं कि स्क्रल सिम्बियोट्स खुद फाइनल वेपन नहीं थे, उन्हें एक और पर्पस के लिए बैटलफील्ड पर उतारा गया था। ऑल पर्पस पावर टूल उन सिम्बियोट्स को रॉ मटेरियल की तरह कंज्यूम करना शुरू कर देता है और उनके बायोलॉजिकल और सिम्बियोटिक प्रॉपर्टीज को एक नई मशीन में इंटीग्रेट करता है। स्पाइडरमैन और फ्लैश समझ जाते हैं कि क्री सिर्फ इन्वेजन फोर्स नहीं भेज रहे, वो अपने सबसे एडवांस बायोटेक्नोलॉजी को सिम्बियोट बायोलॉजी के साथ फ्यूज करने के लिए आए हैं। और इसका रिजल्ट सामने आते ही उन्हें पता चल जाता है कि असली थ्रेट अब शुरू हुआ है। क्री की सिम्बियोट इंटेलिजेंस, क्लिंटर बायोलॉजी और क्री बायोटेक्नोलॉजी का एक टेरिफाइंग कॉम्बिनेशन बैटलफील्ड पर जन्म ले चुका है। अर्थ पर हेला की इन्वेजन अब सिर्फ एक मिलिट्री असॉल्ट नहीं रही, उसने एक ऐसा वेपन क्रिएट कर दिया है जो सिम्बियोट्स की एडेप्टेबिलिटी और क्री के टेक्नोलॉजी को एक ही इंटेलिजेंस में जोड़ सकता है। और अब अर्थ के हीरोज को सिर्फ इन्वेडिंग आर्मीज से नहीं, बल्कि उस क्रिएशन से लड़ना है जो उन आर्मीज के पीछे का असली ऑब्जेक्टिव था। और इसी सस्पेंस के साथ क्वीन इन ब्लैक का पहला इशू खत्म होता है। ये कहानी और भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने वाली है, जिसकी इंफॉर्मेशन कई सारे कॉमिक्स के साथ जुड़ने वाली है। तो जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।